हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें क्या प्रोसेस होती है, पूरी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने से लेकर सबसे एंड में बैलेंस शीट P&L बनाने तक वो ट्रांजैक्शन कैसे घूमता है, ये हम पूरा देखने वाले हैं। जिसमें 8 स्टेप होती हैं ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने से लेकर उसके बाद उसका जनरल एंट्री कैसे करते हैं, उसे जनरल लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्री एंड एट द एंड क्लोजिंग एंट्रीज तक भी कैसे करते हैं। ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मिलेगी। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। एक जिम ऑनर है, उसे कुछ फीस दी होती है जिसके अंदर उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है। तो सब्सक्रिप्शन फ़ीस कितनी होती है? वो होती है 40,000। तो ये जो 40,000 हो गया ना, ये इसका सबसे पहला स्टेप हो गया, जो हमने इसका एक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है ना। आप स्टेप वाइज देखते जाइए, ये फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड हम इसकी जनरल एंट्री करने वाले हैं। जनरल एंट्री करने के लिए हम स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 में जनरल एंट्री करने के लिए आप सबसे पहले जनरल एंट्री जब करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हम उसका रिकॉर्ड रखने वाले हैं। तो जनरल एंट्री के अंदर सबसे पहले आपका एक स्पेसिफिक नंबर क्रिएट हो जाता है जनरल का, ठीक है। यहाँ पर आप डेट लिखते हैं, जो भी आपको डेट लिखनी है, जिस दिन भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। अकाउंट में डिटेल, कैश अकाउंट है या सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ये सारी डिटेल। और अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट में, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा डेबिट और क्रेडिट का, जो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। अभी हम इसमें सिर्फ अकाउंटिंग फ्लो समझ रहे हैं कि आपको शुरुआत ट्रांजेक्शन से लेके एंड तक कैसे जाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन फीस। कैश अकाउंट मतलब कैश हमारे पास आया तो वो बढ़ गया, और सब्सक्रिप्शन फीस मतलब हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। सब्सक्रिप्शन फीस रेवेन्यू, रेवेन्यू का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ गया और कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया। तो हमारे पास 2 अकाउंट आ गए। यहाँ पर 2 अकाउंट आ गए हमारे पास। अब डबल एंट्री सिस्टम चलता है, इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डबल एंट्री अकाउंटिंग। डबल एंट्री अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जितना भी बिजनेस ओन करता है, मतलब जितना बिजनेस बोल रहा है कि ये मेरा है, वो इक्वल होगा जितना बिजनेस ओ करता है, ठीक है। किसको ओ करता है? देखिए, बिजनेस ओन करता है वो तो क्या हो गई? सारी एसेट्स हो गई। इसके अलावा बिजनेस ओ करता है मतलब किस किस को देना है? देखिए, एक तो लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी किसको देना होता है? थर्ड पार्टीज को देना होता है। और इक्विटी किसको देना होता है? ऑनर्स को देना होता है। तो इसीलिए जो असेट साइड है वो इक्वल टू होता है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के, ठीक है। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। ये हमेशा सही होती है, ऑलवेज ट्रू। यही होगी और यही होगी, हमेशा चलती आ रही है और चलती रहेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक जनरल बना दिया। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 3 में हम करने वाले हैं पोस्ट टू जनरल लेजर, ठीक है। यहाँ पर अब हम एक लेजर बनाएंगे। लेजर कहाँ से बनाओगे? लेजर बनाओगे उसी जनरल एंट्री से जो हमने अभी सेकंड स्टेप में पोस्ट की। अब हम इस थर्ड स्टेप पर आ गए हैं। आपको बता दें, पोस्ट करना है हमें जनरल लेजर के अंदर, ठीक है। इस थर्ड स्टेप पर हम आ चुके हैं। तो थर्ड स्टेप पर चलते हैं। इसमें लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या हेल्प करता है? ये एंट्री, ये जो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन फीस, यहाँ पर हमें 2 अकाउंट खोलने होते हैं। तो 2 अकाउंट कौन कौन से? एक कैश अकाउंट, एक सब्सक्रिप्शन फीस। लेकिन अगर हम यहाँ पर आपको बताएं कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट एक सेपरेट प्लेस होता है जनरल से, जहां पर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो अलग अलग ग्रुप बनाकर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये हमने एंट्री की थी, जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है। यहाँ पर हम 2 टी शेप अकाउंट बनाएंगे। टी शेप अकाउंट क्या होता है? ये कुछ भी नया नहीं है, जो जनरल एंट्री है ना उसी का दूसरा तरीका है दिखाने का, ठीक है। यहाँ पर टी शेप अकाउंट बनाए जाते हैं। एक बन गया हमारा कैश अकाउंट और दूसरा हमारा बन गया सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू किसे बोल रहे हैं? जो उसने फीस रिसीव करी। अब कैश अकाउंट के अंदर जो भी हमारा डेबिट होता है
लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट चलता है टी अकाउंट में और राइट हैंड साइड क्या चलता है, क्रेडिट चलता है। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन में भी जो भी टी अकाउंट बनेगा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट चलेगा और राइट हैंड साइड क्या चलना है, क्रेडिट चलना है। अब यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू को हमें क्रेडिट करना है, तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में चले तो बाय क्या आ जाएगा, बाय कैश 40,000, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा बैलेंस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 40,000 और कैश अकाउंट में 40,000, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे लेजर्स पूरे बनते जाते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट तो हमने देख लिया, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा हो जाता है फिक्स्ड असेट्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट होते जाते हैं जिसकी हेल्प से हमारी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड में बनते हैं, ठीक है। अब हमारे इस एग्जाम्पल में ये जो 40,000 की फीस आई है ये 15 मंथ के लिए है, तो उसे अभी रिसीव हो गई है। इसका मैं एनालिसिस आपको बाद में बताऊंगा स्टेप 4 के अंदर। चलिए देखते हैं स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। देखिए एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आएगा, वो कहाँ आएगा, वो 6th स्टेप में है। उसके पहले हमें एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल तरीके से समझिए, अभी आपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करा, उसकी जनरल एंट्री करी और उसको आपने जनरल लेजर में पोस्ट कर दिया टी शेप वाले अकाउंट्स में, ठीक है। अब हम चल रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टेप 4 पे। सबसे सिंपल ये स्टेप है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। सिंपल जो आपका ट्रायल बैलेंस बनता है अनएडजस्टेड, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अकाउंट्स एक सेक्शन होता है पर्टिकुलर्स में, डेबिट और क्रेडिट। तो कैश अकाउंट अपना कितने से डेबिट हो रहा था, 40,000 से, और सब्सक्रिप्शन फीस कितने से हो रही थी, 40,000 से। तो कैश का डेबिट बैलेंस और सब्सक्रिप्शन फीस का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर हमने दिखा दिया, बस इतना ही करना है। अभी इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट हमने नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 5वां स्टेप क्या है, 5th स्टेप है पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज। अरे एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों पोस्ट करना है, हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम गई हो। देखिए अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कहा था कि 40,000 रुपीज़ उसको जो रिसीव हुआ है ना, वो 15 महीने का है, 15 मंथ का है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल पीरियड कितना होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 12 मंथ्स का। तो यहाँ पर 2 तरीके की अकाउंटिंग चलती है, एक कैश अकाउंटिंग और एक अक्रूवल मेथड, ठीक है। इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाने वाले हैं अक्रूवल मेथड के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा हिंट देकर समझाने की कोशिश करूँगा। कैश अकाउंट में क्या होता है, 40,000 रिसीव हुआ तो ये 40,000 पूरा क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। लेकिन अक्रूवल में वो रेवेन्यू होता है जो एक्चुअल में आपको इस पीरियड से रिलेटेड होता है, जैसे कि 12 मंथ्स, ठीक है। तो बाकी 3 मंथ्स का क्या हो गया, बाकी 3 मंथ्स का क्या हो गया, वो हो गया हमारा डेफर्ड रेवेन्यू, है ना, वो हो गया डेफर्ड रेवेन्यू। ये सब टर्म्स में अभी आप मत पढ़िए, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री करनी थी इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब 12 मंथ और 3 मंथ में हम बाइफरकेट करेंगे। देखिए कैसे, एडजस्टिंग एंट्री की तरफ हम चलते हैं। स्टेप 5 के अंदर हम यही करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, जनरल एंट्री पोस्टेड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू ब्रिंग बिजनेस बुक इन लाइन विद द अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो एडजस्टिंग एंट्री की ही तब जाती है जब हमें अक्रूवल मेथड पर जाना होता है। ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये IFRS में भी दिया हुआ है, गाप में भी दिया हुआ है। IFRS और गाप के बारे में भी आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। IFRS क्या होता है, गाप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये इनके फुल फॉर्म है। आपको भी इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस हम इतना समझेंगे कि सबसे पहले हमने रेवेन्यू स्टार्टिंग में कितना लिख लिया था, 40,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। ये क्या कहलाती है, ये कैश अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक है। लेकिन ये 40,000 क्या था, दिस 40,000 इज कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड होना और रेवेन्यू अर्न करना ये दोनों अलग अलग बात हैं। देखिए जिम वाला ने 40,000 रुपये आपसे फीस तो ले ली, लेकिन 3 महीने वो नेक्स्ट ईयर की ली है, जिसका उसने कोई भी यहाँ पर सर्विस अभी आपको नहीं दिया है, ना ही आपने सर्विस ली है, उसने इनवॉइस भी नहीं दिया है। तो किसी भी एंगल से वो 3 महीने का जो रेवेन्यू है वो इस साल में नहीं बनता, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमने 40,000 रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया है यहाँ पर कैश मेथड में, तो अक्रूवल मेथड में एडजस्टिंग एंट्री करने के लिए हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैश रिसीव कर लिया,
ड्यूरिंग द होल ईयर हमने प्रोवाइड की है सर्विस टू अर्न रेवेन्यू। ये वही है, धीरे धीरे हर महीने आप लोग आपके पास आते हैं, जिम करते हैं, और वो आपका जो एडवांस फीस का पेमेंट है वो आपका रेवेन्यू में कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन उस 3 महीने का होगा क्या? नहीं होगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इस साल का रेवेन्यू। इस साल का रेवेन्यू क्या हो गया? 40,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो क्या हो गया? 32,000। तो बाकी का जो 3 महीने का है वो रेवेन्यू कौन सा है? वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू। तो इसकी एक एंट्री हमें करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं पोस्ट एडजस्टिंग जनरल एंट्री। क्या कहते हैं? पोस्ट एडजस्टिंग जनरल एंट्री। अब एक्रूअल मेथड को हमें इनलाइन करने के लिए यहाँ पर एक एंट्री करनी पड़ेगी। जो एंट्री क्या हो रही है मैं आपको समझाता हूँ। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू। अब यह एंट्री यहाँ पर ऐसी क्यों हो रही है? सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, हमारे रेवेन्यू का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट। मतलब अगर रेवेन्यू हो रहा है तो वो बढ़ेगा, है ना। अगर हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं तो वो बढ़ेगा। तो हमारा रेवेन्यू 40,000 है, हमें इसको कम करना है 8,000 से, तो क्या है ना। तो इसको कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? रेवेन्यू को डेफर्ड नाम से। डेफर्ड क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू तो है लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू है, तो यहाँ पर एक डेफर्ड रेवेन्यू नाम से हमको अकाउंट खोलना पड़ गया। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे डेफर्ड रेवेन्यू। अब रेवेन्यू अकाउंट को हमको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो यहाँ पर क्या लेकर आएंगे हम? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। कितने से? 8,000 से। तो हमारा जो रेवेन्यू 40,000 था, 8,000 से ये डाउन हो गया, तो अब कितना बचा? 32,000। तो ये हम एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा रेवेन्यू बचा वो इतना बचा। तो आइए अभी इसके बाद समझते हैं। यहाँ पर हमने ये एंट्री की, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 8,000 डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू को डेबिट करके हमने उसे 8,000 से कम कर दिया और एक अकाउंट ओपन कर दिया डेफर्ड रेवेन्यू का 8,000 का। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसके टी शेप अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितने अकाउंट दिख रहे हैं आपको? एक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अकाउंट बन जाएगा और एक हमारा बन जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट। इसके अंदर पिछला बैलेंस हमारा क्या आ रहा है? पिछला बैलेंस ओपनिंग से आ रहा है कितना? 40,000। अब हम एंड ऑफ द ईयर में बैठे हुए हैं, एंड ऑफ द ईयर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमको एंट्री करनी है। तो अभी हमने एंट्री क्या करी? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट। कितने से? 8,000 से। तो आपका बैलेंस कितना बच गया? 32,000। ये पूरा 40,000 से टैली हो गया, ये अकाउंट आपका क्लोज है ना। और डेफर्ड रेवेन्यू में क्या किया हमने? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू, तो इसीलिए किस तरफ गया है? क्रेडिट तरफ गया, 8,000। ठीक है, ये भी टैली हो गया 8,000 से, तो इसे भी आगे बढ़ाइए। अब देखिए आपका ये एडजस्टिंग एंट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। तो हम आ गए हैं स्टेप 5 तक, जहां पर हम एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। अगर आप कमेंट करके मांगेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको देना पड़ेगा, उस पर मैं आपको भेज दूंगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, एडजस्टिंग एंट्री स्टेप 5 की हमने कर ली। अब हम ट्रायल बैलेंस एडजस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ओपनिंग हमारे पास ट्रायल बैलेंस था जो अनएडजस्टेड कहलाता है। अब हमें क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस चाहिए जिसमें हम एंट्री को एडजस्ट करेंगे। तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के लिए स्टेप नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है? 40,000। क्या कैश में हमने कोई एडजस्टमेंट किया? नहीं, कैश तो हमको 40,000 मिला है। हमने रेवेन्यू में बाइफर्केशन किया है। देखिए सब्सक्रिप्शन फीस हमारी कितनी है? 32,000। तो ये हमारा रेवेन्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 8,000 रुपये डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, जिसको हमने डेफर्ड कर दिया। तो यहाँ पर ये बन गया आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, कुछ बैड डेब्ट होते हैं, कुछ प्रोविज़न बनते हैं, तो उन सबका इम्पैक्ट देने के लिए हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। चलिए स्टेप 6 के बाद देखते हैं कौन सी स्टेप आती है। स्टेप 6 के बाद आ रही है स्टेप 7, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। चलिए स्टेप नंबर 7 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 7 में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसके लिए बनाते हैं। ये एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है, ये हम बाहर वालों के लिए बनाते हैं। बाहर वाले कौन कौन होते हैं? लेंडर होता है, इन्वेस्टर होते हैं हमारे, उन लोगों को हमारे ये चीज़ें चाहिए होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? बैलेंस शीट आती है, इनकम स्टेटमेंट आता है जिसको हम P&L भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। ये हमारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? ये ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके बनते हैं।
कौन से ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके बनते हैं? क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके बनते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ करके हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। हमारा स्टेप क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करना। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। कैसे दो पार्ट होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाता है आपका? असेट साइड, और राइट हैंड साइड का क्या हो जाता है? आपका लाइबिलिटी साइड। असेट साइड में क्या क्या आता है? करंट असेट आता है, नॉन करंट असेट आता है, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में क्या आता है? करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी। तो अभी हमारे पास क्या क्या है वो हम समझते हैं। हमारे पास कैश था जो हमने करंट असेट के अंदर लिख दिया 40,000। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा 40,000 से टैली हो रहा है। और राइट हैंड साइड में मेरे पास डेफर्ड रेवेन्यू है। डेफर्ड रेवेन्यू का क्या नेचर होता है? ये क्रेडिट का नेचर होता है लाइबिलिटी का। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 8,000 रुपये से डेफर्ड रेवेन्यू लिखा गया। और इक्विटी के अंदर अब जो हमने 32,000 रुपीज़ का यहाँ पर अर्न किया है क्या? रेवेन्यू। हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एक्सपेंस नहीं है, नो एक्सपेंस। देयरफॉर ये पूरा का पूरा पैसा किसका हो गया? रेवेन्यू। किसका हो गया? इक्विटी में गया, ठीक है। इक्विटी में क्या जाता है? एज रिटेन्ड अर्निंग। किसका होता है वो? ऑनर्स का होता है ना। हमने ना इसमें से डिविडेंड दिया है, ना हमने इसमें से टैक्स दिया, ना ही कोई एक्सपेंस किए हैं। तो ये पूरा पैसा किसका हो गया? इक्विटी में ऑनर्स का। कितना? 32,000। और ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाती है। 40,000 लेफ्ट साइड पे, 40,000 राइट साइड पे, ठीक है। हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू कितना दिखाया? 32,000। इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट आप ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मतलब जो हमारा रेवेन्यू हुआ, टोटल रेवेन्यू, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसमें से ओवरहेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता है, ठीक है। यहाँ डिविडेंड भी जाता है नेट प्रॉफिट के बाद, लेकिन वो हम अभी कुछ भी एज्यूम यहाँ पे करके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें आपको सिर्फ मुझे फ्लो समझाना है, तो इतना डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है ज़्यादा कि आपको मैं बनाकर दिखा पाऊँ, लेकिन मैं यह चीज़ बता दूँ आपको कि जितना भी कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे कि आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो हुआ वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो हुआ वो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो हुआ वो पूरा यहाँ पर दिखा के ये तीनों का बंडल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सी वाली स्टेप तक पहुँच गए बताइए? अभी हमारा 7th स्टेप हो चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने का। अब ये जो 8th स्टेप है जहाँ पर पोस्ट करना है क्लोजिंग एंट्री, जहाँ पर पोस्ट करना है हमें क्लोजिंग एंट्री, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लास्ट में, इसीलिए इसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, ताकि हम आगे और भी पढ़ सकें और भी नॉलेज दे सकें। इसमें और भी आगे डिटेल्ड वीडियो आने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे कि अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिविडेंड का क्या होता है, डेप्रिसिएशन का क्या होता है, जितने भी बेसिक जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो सारे के सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में। जो 8th स्टेप हमारा रह गया है उसको हम कैसे कवर करने वाले हैं, देखिए ये पूरा इसका नोट्स बना हुआ है क्लोजिंग एंट्रीज का, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर हो पाएगा, जिसमें मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे एडजस्ट जो लास्ट की क्लोजिंग एंट्री होती है वो की जाती है। ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंसेस आते हैं, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग का भी जो बताया था ईयर एंड में, और इसमें परमानेंट अकाउंट से टेम्पररी अकाउंट से परमानेंट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल हम समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।